आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे है, और ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है। मैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। राजकीय चिकित्सालय में मैं काम करता हूँ बाड़मेर में। पिछले कुछ दिनों से जब से ये कोविड के केसेस बढ़े हैं, हमारे पास कुछ पेशेंट्स जिनके नाक में सूजन, आँख में सूजन, इस तरह के पेशेंट हमारे पास आने लगे। फिर हमने एक बार उनकी अच्छे से स्टडी की, उनका नेजल एग्जामिनेशन किया, उनका एंडोस्कोपी किया, तो हमें पता चला कि बाड़मेर में भी अब ब्लैक फंगस के कुछ केस आने लग गए हैं। अभी आजकल में हमारे पास रोज़ एक दो पेशेंट आते हैं जिनको नाक में प्रॉब्लम होती है, जिनके आँख में सूजन आ जाती है, जो एंडोस्कोपी करने पे हमें पता चलता है कि इसमें शायद ब्लैक फंगस हो चुका है। तो सर क्या प्रारंभिक लक्षण है और कैसे एक व्यक्ति अपने आप को, जैसे कोई कोरोना से संक्रमित है, उसे किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोरोना एक बार पेशेंट हो जाता है और वो जब डिस्चार्ज होता है तो उन्हें हर पेशेंट को एक बार एक कान नाक गले के डॉक्टर के पास आना चाहिए और अपना नाक का दूरबीन से जांच करानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या ब्लैक फंगस की शुरुआत हो गई है। अगर हमें शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो इसकी सर्जरी भी आसान है और इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी है। लेकिन एक बार जब ये फैल जाता है तो इसमें कम से कम 30 से 80% मोर्टेलिटी रेट है। तो अभी जो भी मरीज आ रहे हैं उनको किस तरीके से आप लोग गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इसकी दवाई को भी लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं? अभी इसके लिए दवाई देखो, एम्पोटेशन भी है जो अभी अवेलेबल है नहीं, हमारे बाड़मेर जिले में भी अभी अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। इस तरह के पेशेंट जैसे भी हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनके नाक के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और फिर जांच के लिए भेजते हैं डॉक्टर मोतीलाल जी खत्री के पास। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो हमें केवाईसी करके बताते हैं कि भाई ये फंगस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उन्हें तुरंत से तुरंत एम्स में या फिर जोधपुर में MDM हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। किन लोगों को ये ज़्यादा गंभीर हो रही है? देखो, जो पेशेंट्स अभी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनमें शुगर है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिन्हें कोई कैंसर हुआ है या एड्स है, HIV है, जो भी पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है अपने कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान, उन लोगों का ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। किस तरीके की सावधानी बरती जा सकती है, किस तरीके से? पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को हमेशा अपने ऊपर वॉच रखे। कोई भी तरह के नाक की प्रॉब्लम हो, नाक से बदबू आए या आँख में सूजन आए, आँख से दिखना बंद हो, ऐसा कुछ भी हो तो वो तुरंत एक कान नाक गले के डॉक्टर से सलाह ले या आँख के डॉक्टर को दिखाए, या उसका विजन बराबर नहीं है वो दिखाए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी हम इस पेशेंट को डायग्नोज कर सकें और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकें। ये कितना तेजी से फैलता है? ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर पेशेंट को नेजल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, ताकि क्या है, जो नेजल सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले आते हैं पेशेंट के। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो एक मिडल टर्मिनेट होता है और एक टेरिकोइड प्लेट होती है। ये जो प्लेट्स हैं ये सबसे पहले संक्रमित हो जाती है। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये संक्रमित है तो इसका तुरंत इलाज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में मिनिमम सर्जरी से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन एक बार जब ये बढ़ता है तो ये बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए इसके बारे में कहा गया है जैसे ये डायग्नोस हो इसकी तुरंत सर्जरी कीजिए। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि पहली लहर में ये देखने को नहीं मिला और दूसरी लहर में, या ऐसा है कि बहुत सारे रोगी चपेट में आ गए इस कारण से? हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली लेयर में केस नहीं आए। पहली लेयर में कुछ पेशेंट्स आए थे पर उस समय केसेस इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन दूसरी लहर में पेशेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इस तरह से इस कारण से इस तरह के केसेस भी अब ब्लैक फंगस से ज़्यादा आने लगे हैं। क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? ब्लैक फंगस एक तरह की फंगल बीमारी है जो 5 तरह की होती है। ये न सिर्फ नाक और कान में होती है, ये एक तरह में होता है राइनोसेरेब्रल, जिसमें नाक और दिमाग का इन्वॉल्व होता है। ये पेट में भी हो सकती है, ये सांस में भी तकलीफ हो सकती है, ये फेफड़ों में भी कर सकती है, ये चमड़ी को भी इन्वॉल्व कर सकती है। लास्ट एक वीक के अंदर 5 पेशेंट टोटल आए हैं, जिसमें एक सस्पेक्टेड था, उसको वापस वो फॉलोअप में आया। अभी तक उसको आगे कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं है। 4 पेशेंट थे, उनका मैंने एंडोस्कोपी किया, उनके ये सारे सिम्टम्स थे और उसमें चारों में जो एंडोस्कोपी की फाइंडिंग थी वो म्यूकोरमाइकोसिस को कोरिलेट कर रही थी और उनके बाद में उनका CT स्कैन MRI की फाइंडिंग भी उससे कोरिलेट कर रही थी। तो एट ए प्रेजेंट यहाँ हमारे पास कोई एंटी फंगल जैसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो हम बिना मेडिसिन के यहाँ पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते। इसलिए इन सभी पेशेंटों को हमने हाई सेंटर जोधपुर एम्स के लिए रेफर किया है।
मेरा ये मानना है कि इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन है कि जिन पेशेंटों को कोविड हुआ है और जिनको पहले से डायबिटिक था और या डायबिटिक अभी शुगर लेवल सबसे पहले अपना चेक करना चाहिए, और अगर कैसा भी सिम्टम्स हो हल्का सा, उसको अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर है ENT या ऑप्थल, उनसे जाकर नेजल एंडोस्कोपी कराना चाहिए। इसका जो प्राइमरी डायग्नोस्टिक जो टूल है वो नेजल एंडोस्कोपी। नेजल एंडोस्कोपी से ये पता चल जाता है और कोई तरीका इसको पता करने का नहीं है सबसे इनिशियल। तो पेशेंट को अलर्ट रहना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी सिम्टम जैसा लगे अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और अपना इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए। पेशेंट जितना इसमें डिले करेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन रहेगा, और इस बीमारी के अंदर अगर ये बीमारी नोज़ तक रहती है तो 30% तक मृत्यु दर रहती है, और अगर ये ऑर्बिट तक जाती है, आँख तक जाती है, तो ये लगभग 60% तक मृत्यु दर रहती है, और ब्रेन में एक्सटेंशन होने के बाद ये 80% तक इसमें मृत्यु दर रहती है। तो मरीजों को जो भी कोविड पॉजिटिव है और जिनको ये सब मेडिसिन पहले से जैसे शुगर का या फिर कोई कैंसर की या कोई रीनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो और उनमें कोविड पॉजिटिव आया, तो उनको ये अलर्ट रहना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैल